बुढ़ऊ बाबा इस्तीफा दो, तुमसे न हो पाएगा। वर्तमान में भारत पाक विवाद के बीच जो कुछ हुआ है, अमेरिका का जो स्टैंड रहा और भारत की जो स्थिति, यदि केंद्र की सत्ता में कोई और पार्टी होती और बीजेपी आरएसएस के लोग विपक्ष में होते तो ये नारा राष्ट्रीय स्लोगन बना दिया जाता। चारों तरफ शोर होता कि बुढ़ऊ बाबा इस्तीफा दो, तुमसे न हो पाएगा। बुढ़ऊ बाबा कुर्सी छोड़ो, तुमसे न हो पाएगा। मगर क्या आपने ध्यान दिया, हमारे विश्वगुरु जब कोई चुनाव हार जाते हैं तो गोदी मीडिया पर नड्डा को बलि का बकरा बना दिया जाता है, उनका फोटो चिपका दिया जाता है। इस बार जब भारत के मामले में अमेरिकी हस्तक्षेप की चर्चा हो रही है, जीत के मुंह से हार लेकर आने की बात हो रही है, तो आलोचना और बदनामी झेलने के लिए मोदी सत्ता ने राजनाथ सिंह को आगे कर दिया तथा गाली और ट्रोल झेलने के लिए विदेश सचिव को निशाना बना दिया गया नफरती चिंटुओं द्वारा। और जो 56 इंची वाले हैं वो पिछले 5 दिन से, जी हां 5 दिन से आउट ऑफ कवरेज चल रहे हैं। मगर गोदी मीडिया इस मुंह छिपाओ योजना को छुपाने के लिए एक शब्द इजाद कर चुका है जिसका नाम है हाई लेवल मीटिंग। जब भी सवाल होने लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री कहां हैं, तो गोदी मीडिया चिल्लाता है कि हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, हाउ लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मगर गोदी मीडिया ये नहीं बताता कि हाई लेवल हाउ लेवल मीटिंग करने का फायदा क्या है, जब सारी घोषणाएं और सारा फैसला ट्रंप ही करेंगे। यानी जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अम्मा वाला देश ट्रंप की मदद से सीज फायर करेगा, सोचिए सीज फायर में भी ट्रंप की मदद चाहिए, तो हाई लेवल हाउ लेवल मीटिंग करने का फायदा क्या, जरूरत क्या। अच्छा, कभी कभी लोग सामने नहीं आते लेकिन सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने 75 वर्षीय प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल खंगालें, देखें कि जब से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ उन्होंने क्या क्या लिखा। यकीन मानिए देखकर आपको 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति के सीज फायर ऐलान के बाद ट्रंप ने जो दूसरा ट्वीट किया था, यानी जो प्रस्ताव रखा था, उसे लेकर पाकिस्तान खेलने लगा है, यानी खेलने के मूड में आ चुका है। अब समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका किसकी तरफ है। यानी सीज फायर में तो दोनों तरफ का कहा जा सकता है, लेकिन आपने देखा होगा दुश्मन 2 तरीके के होते हैं, एक जो खुलकर दिखा देते हैं चीन की तरह, दूसरा जो अपना बनकर दुश्मनी करते हैं। सवाल है कि अमेरिका का स्टैंड क्या है। कश्मीर के मामले को लेकर नई कहानी सामने आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर भी बात करेंगे। उधर भारतीय सैनिक की एक पत्नी है जो अपना सिंदूर सरकार से वापस मांग रही है, मगर कोई नजर नहीं आ रहा जो वापस ला कर दे दे। सबसे पहले इसी मामले पर बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है और इस समय कुछ ज्यादा ही जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम है, एक न्यूज एजेंसी है, उसने लोकहित इंडिया चैनल पर 2 स्ट्राइक भेजा है। तीसरी स्ट्राइक आते ही चैनल गायब हो सकता है। इस चैनल को बचाने के लिए हमें 18 लाख प्लस जीएसटी का पेमेंट करना है। यह अमाउंट इतना बड़ा है कि आपका सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए इस क्यूआर कोड, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। कई बार यूपीआई में समस्याएं आ रही हैं, तो कोशिश करिए कि इस क्यूआर कोड या फिर अकाउंट नंबर का प्रयोग करें, क्योंकि आपको मालूम है हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। तभी उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। और गोदी मीडिया दुनिया के किसी भी हद तक गिरने से खुद को रोक नहीं सकता, कहीं भी जा सकता है, गिर सकता है। यह भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव में सिद्ध हो गया। सोचिए युद्ध जैसी स्थिति में भी जब गोदी मीडिया उन्माद फैला रहा है, झूठ फैला रहा हो, तो नफरत पैदा कर रहा हो, तो वो भारत और यहाँ के लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। क्या किसी आतंकवादी की जरूरत है भारत को अस्थिर करने के लिए? जरा पता लगाइए, गोदी मीडिया ने बीएसएफ के जवान पूनम साव के बारे में कितनी बार चर्चा की, कितनी बार गोदी मीडिया ने सत्ता से सवाल किया कि हमारे 34 वर्षीय बीएसएफ जवान को वापस लेकर आओ। सरकार आप क्या कर रहे हो? बीएसएफ के जवान के परिवार को संघर्ष विराम से यानी सीज फायर से अब तक तो कोई राहत नहीं मिली। इस जवान की पत्नी रजनी को यह देश क्या जवाब देगा? वो तो इस देश से अपना सिंदूर मांग रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं, क्या करें। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही रजनी रो पड़ती हैं और अपना घूंघट चेहरे पर खींचकर रोने लगती हैं। कहती हैं कि सरकार मुझे मेरा सिंदूर वापस दे दो। सवाल है कि गोदी मीडिया इन मामलों पर सत्ता से सवाल कब कर पाएगा। वैसे जब 2 देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती है तो शेयर बाजार पर भी काफी उतार चढ़ाव की समस्या बनी रहती है। एक एप्लीकेशन है मार्केट वुल्फ। इनका दावा है कि स्टॉक मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, आप इनके माध्यम से फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को इन चीजों की जानकारी नहीं होती है।
शुरुआत कैसे करें, इसे लेकर मार्केट वुल्फ का कहना है कि उनकी टीम यानी उनके एक्सपर्ट जो हैं वो आपको स्टॉक मार्केट समझाने और सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। इनका दावा है कि ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। साथ ही इनके अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज या फिर साल भर का भारी भरकम चार्ज नहीं होता है, सिर्फ 99 का लाइफ टाइम चार्ज देना पड़ता है। चलिए जरा देख लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। यहाँ आपने मार्केट वुल्फ खोला, इसके बाद पिन डालकर लॉगिन कर लिया। अब इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन चूज कर लिया। आगे सेलेक्ट करते हैं कि मुझे किस में ट्रेंड करना है, तो सेंसेक्स चूज कर लिया। यहाँ ट्रेंड को देखकर लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो एक अमाउंट डिफाइन किया और डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। बस अब ट्रेड प्लेस हो चुका है। यहाँ आप अपना ट्रेड मॉनिटर भी कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ के अनुसार इनका दावा है कि काफी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहाँ अन्य ऐप पर 3 गुना से ज्यादा पैसे चाहिए, इनके यहाँ बहुत कम में ही शुरू हो जाता है। साथ ही इनका इनबिल्ट फीचर ऐसा है जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस से के लेवल से नीचे जा रहा है तो ये खुद ही स्टॉप लगा देगा ताकि ज्यादा नुकसान न हो। इनका दावा है कि इनका ब्रोकरेज भी मार्केट में सबसे कम है। इनके अनुसार एक डेडिकेटेड टीम है जो हर रोज फ्री में रिकमेंडेशन देती है आपको कैसे क्या करना है। मार्केट वुल्फ का दावा है कि मार्च महीने में 53,258 का प्रॉफिट बुक किया गया और अप्रैल महीने में 81,242 का, वो भी मार्केट वुल्फ के एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं होता है, सब कुछ आपका है, वो भी सीधे अकाउंट में। तो यदि आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं, इंटरेस्ट है, तो सोचकर समझकर अपने हिसाब से फैसला लीजिए। इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में दे रखा है, वहां जाकर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। गोदी मीडिया ने झूठ फैलाया कि भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, लाहौर में घुस गया, कराची में घुस गया। अब लोग चुटकी ले रहे हैं कि गोदी मीडिया ने जिन लोगों को इस्लामाबाद भेजा था वो अब तक वहां से वापस आए कि नहीं, क्योंकि ट्रंप ने तो सीज फायर का ऐलान कर दिया है। उम्मीद है पाकिस्तान को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वापस कर दिया गया होगा, मगर चूंकि गोदी मीडिया ने अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है, सूत्रों के हवाले से बताया नहीं है कि पाकिस्तान को इस्लामाबाद वापस किया गया कि नहीं, इसलिए हम आपको बस इतना ही बता सकते हैं, आगे की कोई सफाई नहीं दे सकते। वैसे बात जहां तक सफाई देने की है तो हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते। मैं पिछले कई साल से लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि चाहे कोई 1,56 इंच का दावा करे, विश्व गुरु होने का दावा करे, महामानव होने का, नॉन बायोलॉजिकल होने का दावा करे, या विष्णु का 10वां अवतार होने का दावा करे और उसके बारे में बचपन में ही मगरमच्छ पकड़वाने का दावा किया जाए, व्यक्ति की असली कलेजे वाली हकीकत तब सामने आती है जब वो सच को स्वीकारता है। भारत पाकिस्तान के बीच जिस दिन से तनाव शुरू हुआ, यानी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री आउट ऑफ कवरेज चल रहे हैं। हालांकि उसके पहले भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर साइलेंट मोड में थे। बिहार में जाकर भले ही चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की हो, बड़ी बड़ी बकैती की हो, कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे, धरती के आखिरी छोर तक ढूंढेंगे, मगर उसके बाद गायब रहे। तो हमने सोचा कि हो सकता है कैमरे के सामने ना आ रहे हों, लेकिन ट्विटर पर तो कुछ न कुछ लिख ही रहे होंगे, लिख पढ़ रहे होंगे। आप खुद ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी नाम का जो एक्स हैंडल है, 6 मई को हुजूर जर्मनी के संघीय चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण करने को लेकर किसी को बधाई दे रहे थे। उससे पहले इंडिया एट 47 शिखर सम्मेलन में भाषण देने का वीडियो शेयर कर रहे थे। 7 और 8 मई को कंप्लीट सन्नाटा है। 9 मई को एक ट्वीट होता है कि मैं भारत के लोगों की ओर से परम पावन पोप लियो को बधाई और शुभकामना देता हूं। यानी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के तीसरे दिन भी इससे संबंधित कोई चर्चा नहीं। 9 मई को दूसरा ट्वीट करते हैं, जयंती पर नमन कर रहे हैं। 9 मई को तीसरा ट्वीट करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को की जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद अगला ट्वीट आता है 11 मई को, यानी फिर से 2 दिन का गैप। और 11 मई को भी इन्होंने जब ट्वीट किया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, वैज्ञानिकों के प्रति गर्व और आभार व्यक्त कर रहे हैं, पोखरण परीक्षण को याद कर रहे हैं। पोखरण में किस चीज का परीक्षण हुआ था बताने की जरूरत तो है नहीं, उसी का परीक्षण हुआ था जिसकी धमकी बार बार पाकिस्तान देता है। और न जाने किस बात को लेकर अचानक से सीज फायर का ऐलान हो गया। अब दिमाग में एक ही सवाल बार बार टन टन कर रहा है कि इतने बड़े घटनाक्रम पर नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर हैंडल से एक भी ट्वीट क्यों नहीं करते। आज 12 तारीख को भी जब उन्होंने ट्वीट किया तो क्या लिखा है देखिए। क्या इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, भारत पाकिस्तान के विवाद को लेकर इन्होंने एक शब्द लिखा? अच्छा, मान लिया कि समय नहीं रहा होगा, 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाए होंगे, मगर जयंती पर श्रद्धांजलि देना, किसी को बधाई देना, शुभकामनाएं देना, ये सब तो चलिए रहा है ना। इसी बीच, इन सब के बीच क्या 2-4 शब्द भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर नहीं लिख पा रहे थे? वैसे भी सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग अलग होते हैं, नाम भले किसी का हो, ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो बधाई, शुभकामना और श्रद्धांजलि जो व्यक्ति दे सकता है, वो इतने बड़े मुद्दे पर कोई ट्वीट क्यों नहीं कर सकता था? अब सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि अगले कुछ दिन
दिनों तक हुजूर कवरेज क्षेत्र से बाहर रहेंगे। इसके बाद अचानक किसी मंच पर चढ़ जाएंगे नया नया सूट बूट पहन के, और फिर नई भौकालबाजियां शुरू हो जाएंगी। इसी बीच गोदी मीडिया और IT सेल के लफंडर लगकर नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर देंगे। तब तक देश की जनता को सारी चीजें भुलवा दी जाएंगी। अच्छा, भारत सरकार की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप से समझौता नहीं किया, यानी ये सीज फायर अमेरिका के कहने पर नहीं हुआ, दो देशों की चर्चा से हुआ है। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, दो आदमी बैठकर आपस में कोई फैसला लेते हैं तो उन दोनों से पहले तीसरा कैसे उसे लेकर ऐलान कर सकता है और चौथा पांचवा कैसे ऐलान कर सकता है? यदि बात भारत और पाकिस्तान के बीच हो रही थी, उन्होंने सीज फायर का फैसला किया, तो उसका अनाउंसमेंट अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों करते हैं? इसके बाद उनके उपराष्ट्रपति बयान देते हैं, उनके विदेश मंत्री का बयान आता है, चौथे नंबर पर पाकिस्तान का बयान आ जाता है, और फिर उसके बाद भारत के विदेश सचिव सरकार की तरफ से अधिकृत बयान देते हैं। आप में से कोई इतना विद्वान हो, अगर इतना बड़ा विद्वान हो, तो जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जब फैसला भारत और पाकिस्तान ने मिलकर किया, किसी तीसरे का हस्तक्षेप नहीं था, तो पाकिस्तान चौथे नंबर पर और भारत 5वें नंबर पर इस सीज फायर को लेकर बात क्यों करता है? आखिर ट्रंप और उनके विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति को पहले ही किसने बता दिया? वैसे भी पाकिस्तान तो बार बार अमेरिका का धन्यवाद कर रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया है कि कल प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सामने नहीं आए, यानी जब सीज फायर हुआ तो फोटो के माध्यम से खुद को बहुत ताकतवर दिखाने वाले लोग गायब रहे और विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आगे कर दिया। इसके बाद भक्तों और IT सेल के गुर्गों की टीम को भिड़ा दिया विक्रम मिस्री के परिवार और उनकी बेटी को भद्दी भद्दी गालियां देने के लिए। सुप्रिया लिख रही हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे विक्रम मिस्री ने ही मोदी जी से बिना पूछे सीज फायर कर दिया। अरे भाई, जो कहना है प्रधानमंत्री को कहो ना। बहरहाल, आप भी जानते हैं कि अमृतकाल में हर एक असफलता का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई न कोई खोपड़ी ढूंढ ली जाती है। तो इस बार भी राजनीतिक स्तर पर बलि का बकरा राजनाथ सिंह को बना दिया गया। बाकी बचा खुचा भक्तों की गाली गलौज को, यानी उनके नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए, उनकी भड़ास को निकालने के लिए विदेश सचिव विक्रम मिस्री का प्रयोग किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय सेठ की भी चर्चा शुरू हो गई है। पत्रकार राजू परुलकर लिख रहे हैं कि अडानी अमेरिका से बचेगा तब समझ जाना कि सौदा भारत की संप्रभुता का हुआ है। इस देश का कारवां लुटेगा तभी तो अडानी बचेगा। डॉक्टर रागिनी नायक लिख रही हैं कि 5 मई को अडानी की टीम ट्रंप सरकार से $265 मिलियन घूसखोरी के केस को खत्म करने की बात शुरू कर दी है। 10 मई को ट्रंप अचानक सीज फायर की घोषणा कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान पर बढ़त के बावजूद भारत को कदम खींचना पड़ता है, पीछे खींचना पड़ता है। ये संयोग है या प्रयोग है? कांग्रेस नेता श्रीनिवास लिख रहे हैं कि क्या ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने के पीछे साहिब की मजबूरी मालिक अडानी थे? क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी किसी तीसरे मुल्क की हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे घूस कांड के बारे में हमने तो पहले भी आपको कई बार विस्तार से बताया है कि किस तरीके से अडानी का मामला अमेरिका में चल रहा है। बेहद गंभीर मसला है और वैसे भी 11 साल का इतिहास रहा है। आपदा में अवसर बड़ी संख्या में ढूंढा जाता है, लोगों का ध्यान कहीं और होता है और पीछे से खेला हो जाता है। तो सवाल है कि क्या देश की आपदा में सेठ का अवसर ढूंढा गया, सेठ को बचाने का काम किया गया और बदले में देश की संप्रभुता को गिरवी रखा गया? ये चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है। हालांकि ये भी दुनिया जानती है खुलकर कभी इस मामले का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उनके जवाब न देने से सवाल और संदेह तो खत्म नहीं होने वाले। चाहे भले ही सत्ता में बैठे लोग सवाल करने वालों को खत्म करने, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करें, चैनलों को बंद कराएं, न्यूज वेबसाइट पर रोक लगा दें। सीज फायर के ऐलान के बाद ट्रंप ने एक और ट्वीट किया और कहा कि मैं हजारों साल से चल रहे भारत पाकिस्तान के कश्मीर वाले मामले में भी मदद करने को तैयार हूं, यानी हस्तक्षेप करने को तैयार हूं। अब पहली बात तो ये कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद 1000 साल पुराना नहीं है। पता नहीं ट्रंप को यह सब बकैती करने के लिए अनाप शनाप लिख के कौन दे देता है, और जो इतना नहीं जानता भला वो कैसे जानेगा कि भारत ने कश्मीर मामले पर हमेशा से तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप या मध्यस्थता का विरोध किया है। मगर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रंप द्वारा कश्मीर मामले में हस्तक्षेप के मुद्दे पर पाकिस्तान तालियां बजाने लगा है। अब समझने वाली बात यह है कि अभी वाले मामले में तो हमारे विश्वगुरु ने ट्रंप को टांग घुसाने, क्या पूरा घुसने की अनुमति दे दी, तो क्या कश्मीर के मामले में भी ट्रंप को टांग घुसाने देंगे या पूरी तरह से घुसने देंगे? क्या ट्रंप के इशारे पर कश्मीर का फैसला होगा? पाकिस्तान ट्रंप की इस पेशकश की सराहना कर रहा है और यहीं से संदेह पैदा होता है कि आखिर ट्रंप किसकी तरफ से खेल रहे हैं, क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने कई बार ऐसे बयान दिए, कई बार ऐसा काम किया जो सीधे सीधे भारत को बदनाम और बेइज्जत करने वाला था। ट्रंप ने भारतीयों को हाथ और पैरों में बेड़ियां बांधकर भारत भेजा और सबसे शर्मनाक ये था कि 56 इंची की जबान तक नहीं खुली। टैरिफ घटाने बढ़ाने को लेकर भी ट्रंप ने कई बार विवादित टिप्पणियां की, यहां तक कहा कि दुनिया के कई बड़े देश मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, मुझसे डील करने
करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि सर जी डील कर लो, मेरा पिछवाड़ा चाट रहे हैं। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी भाषा बोल रहे हैं और तो और हमारे प्रधानमंत्री को बगल में बिठाकर तमाम उल्टी सीधी बातें बोलते रहे और हमारे प्रधानमंत्री मुस्कुराते रहे। यानी भारत को अपमानित करने का कोई मौका ट्रंप ने पिछले 3-4 महीनों में छोड़ा नहीं है, बल्कि बार बार बदनाम किया है, बेइज्जत किया है। और इसके पीछे कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि चुनाव के दौरान, यानी अमेरिकी चुनाव के दौरान, प्रेसिडेंशियल चुनाव के दौरान विश्वगुरु जब अमेरिका गए थे तो ट्रंप ने मिलने की ख्वाहिश जताया, मगर हुजूर के लोगों ने इनको बता दिया था कि बाइडन ही जीतने वाले हैं और दुनिया जानती है कि मौका परिस्थिति में 56 इंची हमेशा टॉप पर पाए जाते हैं। तो इन्होंने ट्रंप को भाव नहीं दिया। भले ही एक समय में अब की बार ट्रंप सरकार और नमस्ते ट्रंप कर चुके थे, इस बार भाव नहीं दिया और ट्रंप जीत गए। अब ट्रंप कथित रूप से उसी चीज का बदला ले रहे हैं। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, जो चर्चा हो रही है होती है वही बता रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि चल क्या रहा है। भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्या अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है? क्या ट्रंप की कठपुतली बनकर रह गया है? किस हैसियत से ट्रंप हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं? किस हैसियत से वो कश्मीर के मामले में मध्यस्थता करने की बात कर रहे हैं, जबकि भारत ने हमेशा से कहा है कि कश्मीर का मामला दो देशों का मामला है, हम बैठकर बात करेंगे, हम फैसला लेंगे। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत के साथ भविष्य में जब भी बातचीत होगी तो उसमें आतंकवाद, कश्मीर और सिंधु जल समझौता प्रमुख होगा। अब आप दर्शक ये सवाल मत करिएगा कि अब तक भाजपाई कह रहे थे कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी, अचानक क्या हो गया कि आतंकवाद का बदला लेना छोड़ के बातचीत के रास्ते पर आना पड़ा। बाकी देखते जाइए, आने वाले दिनों में बहुत सारी परतें खुलनी बाकी हैं। अच्छा, मार्केट वुल्फ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, आप चाहें तो उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।